attraction. So we all have studied about electromagnetic induction, विद्युत चुंबकीय प्रेरण. An experiment was done by Faraday. Faraday के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे उसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को स्टडी किया. अब एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, एक कॉइल को लेके ये कॉइल ली और इसको कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर से. ठीक है, और इसी के साथ एक बार मैग्नेट लगाई है, थोड़ी हल्के से डिस्टेंस पर है. ये इसका एन पोल सपोज और ये इसका एस पोल. ये आपकी कॉइल है और ये आपका गैल्वेनोमीटर है. ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर में अभी एट प्रेजेंट टाइम जो डिफ्लेक्शन है वो है 0. ठीक है, 0 पर है और इसमें कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा. सोर्स ऑफ ईएमएफ दैट इज कोई बैटरी या कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे इस सर्किट में करंट फ्लो हो. ठीक है, ओनली कॉइल है और गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर किस काम आता है, गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन को बताता है. अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि एक बार कुंडली को इस बार मैग्नेट के पास लेके जा रहे हैं, इसको पास लेके जा रहे हैं और इसको दूर लेके जा रहे हैं. ठीक है, जैसे इसको पास या दूर लेके गए, क्लोज और फार अवे, तो फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है. फिर सेकेंड टाइम उसने क्या किया, ये तो किसके लिए था, कॉइल के लिए. अब कॉइल स्टेबल है, कॉइल तो स्टेबल है और जो आपकी बार मैग्नेट है वो मूविंग है. अब बार मैग्नेट को या तो इसके क्लोज लेके जा रहे हैं या इसके दूर लेके जा रहे हैं. तो बार मैग्नेट के मूविंग होने के कारण भी फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि देयर इज रिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. फिर उसने क्या किया, जो आपका बार मैग्नेट है उसको ज्यादा पोलैरिटी वाला लिया और ज्यादा, जितना ज्यादा बार मैग्नेट का पोलैरिटी इंक्रीज किया, पोलैरिटी इंक्रीज किया, तो देखा कि देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. अगर पोलैरिटी को डिक्रीज किया तो भी देखा कि देयर इज रिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. डिफ्लेक्शन तो आ रहा है कुछ ना कुछ. फिर उसने क्या किया, इसके बाद जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज किए. दूसरी कॉइल ली जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स थे, तो देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है. मतलब कुछ भी वेरिएशन कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है. लेकिन एक ऐसी कंडीशन थी जब दोनों स्टेबल हैं, बोथ आर स्टेबल, और या तो स्टेबल है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली मूविंग. तो उसमें क्या होगा कि अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से मतलब बहुत धीरे धीरे मूव करा रहे हैं तो ये भी उतना ही धीरे मूव कर रहा है. तो दोनों अगर समान दूरी से चलते हैं तो हमें क्या लगता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है. दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है तो इसने ऑब्जर्व किया कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. ठीक है, तो जब दोनों स्टेबल हैं, यानी कि जब जब इनके बीच की डिस्टेंस या नंबर ऑफ टर्न्स या पोलैरिटी चेंज हो रही है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा है. अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का रीजन क्या है कि यहाँ पर करंट है. जब भी तो डिफ्लेक्शन आया, करंट है, और करंट कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड है मतलब चार्ज मूविंग है. तो इस स्थिति में फैराडे ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन इस घटना का, कि जब जब हम क्लोज लेके जा रहे हैं कॉइल और बार मैग्नेट को, क्लोज या फार अवे, तो क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ
इंक्रीज कर रहे हैं या पोलैरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है. इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट आर प्रोड्यूस्ड. बट इफ वी डोंट चेंज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ, यानी कि कॉइल और बार मैग्नेट के बीच के डिस्टेंस को अगर हम चेंज नहीं करते हैं, देन इफ वी डोंट चेंज द डिस्टेंस इज नॉट चेंज्ड, तो फिर क्या होगा, मतलब या तो दोनों स्टेबल होंगे या दोनों यूनिफॉर्मली मूविंग होंगे. तो उस स्थिति में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है. तो इस स्थिति में क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया कि जब जब दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं कोइल में, तो एक जो उनके बीच का फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है एन से एस की ओर, उनमें वेरिएशन आता है. जैसे जैसे इनमें जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है. लेकिन अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो इस स्थिति में क्या होगा, दोनों के बीच में फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा. और जब जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई ईएमएफ और कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. तो करंट और ईएमएफ में जो चेंज है वो किसके कारण आ रहा है, वो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण आ रहा है. तो फैराडे ने इस पूरी विद्युत चुंबकीय घटना का अध्ययन करने के लिए दो लॉ दिए जिन्हें हम फैराडे के नियम कहते हैं. ठीक है, तो फैराडे के लॉज देखते हैं हम. लॉज ऑफ फैराडे. फैराडे ने बताया, इसके फर्स्ट लॉ जिसे हम फैराडे का प्रथम नियम भी कहते हैं, फैराडे ने बताया कि जब जब कुंडली और चुंबक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है मतलब फाई क्या होता है, चेंज होता है, तब तक क्या प्रेरित होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होते हैं. जब जब कुंडली और चुंबक से संबंधित whenever the magnetic flux related to coil and magnet magnetic flux changes, then induced EMF and induced current are produced. सेकंड लॉ क्या बोलता है इसका, कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, फैराडेज सेकंड लॉ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू, ये हमेशा जितना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है उतना ही होता है. यानी कि अगर फ्लक्स में ज्यादा परिवर्तन हुआ है तो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स में बहुत कम परिवर्तन हुआ है तो बहुत कम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. यानी कि फर्स्ट लॉ तो आपका इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है उसके प्रोड्यूस होने के रीजन को बताता है, जबकि सेकंड लॉ उसके मैग्नीट्यूड को बताता है. ठीक है, ये तो आपके फैराडेज के लॉ हो गए. अब थर्ड हम ले रहे हैं, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है लेंज का नियम. तो लेंज का नियम क्या होता है, लेंज ने और फैराडे ने विद्युत चुंबकीय घटना का अध्ययन करने के लिए फिर से नियम दिया और फैराडे के जो सेकंड लॉ है उसी को मॉडिफाई किया. तो इसने बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर तो होता है लेकिन हमेशा उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसका मान क्या होता है, ऋणात्मक. ठीक है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के रीजन को बताता है, सेकंड लॉ ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को बताता है, लेकिन लेंज का नियम ये बताता है कि जो इसकी नेचर है वो कैसी है, अपोजिशन की. यानी कि जिस कारण से उत्पत्ति हुई है उसी का विरोध कर रहा है और नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये आपके फैराडे और लेंज के नियम हुए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हमें इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड
और लेंज का लॉ यूज कर रहे हैं यूजिंग Faraday's and लेंज लॉ। फैराडे और लेंज के नियम से आपको क्या पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इक्विवेलेंट होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, एंड इट इज अपोजिट नेचर। तो अपोजिट नेचर का होने के कारण इसमें हमने माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, कोई सा भी फ्लक्स निकालना हो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर इनटू एरिया। बट अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो वेक्टर कौन सा आएगा, मैग्नेटिक वेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया B डॉट A। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी सेम डायरेक्शन में होने के कारण, जैसे अगर मैं इसको लिखूं B डॉट A, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण बी ए कॉस थीटा और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम जनरली बी ए। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है फाई इज इक्वल टू वो होगा आपके पास बी ए, ठीक है। या फिर आप इसको बी डॉट ए भी कर सकते हो। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड आई है वैल्यू रखना है हम। तो ईएमएफ की जो वैल्यू होगी E is equal to minus of d by dt of BA. If number of turns are capital N, then E is equal to minus of d by dt of NBA, ठीक है। तो ये E is equal to कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ N d by dt of BA, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये आपकी थर्ड। ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये क्या है, ये है आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक चीज तो निकाल ली, अब हम इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला, इंड्यूस्ड करंट निकालनी है आपने। करंट क्या होती है, I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है, EMF E अपॉन R, इक्वेशन नंबर 4। और E का मान हम इक्वेशन फर्स्ट से रखेंगे, पुट फर्स्ट इन 4, तो देन वी ऑब्टेन करंट I इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन R और D बाय dt, और फाई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, D बाय dt ऑफ 5, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ये आपके पास करंट हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट क्या निकालोगे, इंड्यूस करंट में आपने फाई की वैल्यू रखनी है तो आप फाई की रख दीजिए, नहीं रखनी है तो हम इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट हो गई। अब चार्ज की बात करें तो अगेन वी नो दैट चूंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाय dt। तो इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 5, पुट 6 इन 5, वी ऑब्टेन dq by dt is equivalent to minus 1 upon r d phi by dt। dt से dt तो ऑपरेटर हट जाएगा, dq is equal to कितना हो जाएगा, minus 1 upon r d phi। अब टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज तो वो कितना होगा, q is equal to integration of dq, equation number 7 and 8। now substituting value from equation 7 in equation 8 we obtain charge q is equal to integration of ये minus 1 upon r तो कांस्टेंट है d phi। फ्लक्स माना कि इनिशियल फ्लक्स था phi1, परिवर्तित होकर हो गया phi2। तो आपके पास जो q आएगा वो क्या आएगा, q is equal to minus 1 upon r, 1 का इंटीग्रेशन phi और अपर लिमिट phi की phi2 फाइनल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स phi1, देन q is equal to minus 1 upon r phi2 minus phi1। तो q is equal to कितना हो जाएगा, 1 upon r phi1 minus phi2। ये आपके पास फाइनली फ्लक्स हो गया, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। तो ये जो भी फ्लक्स है आपके पास ये आपका फाइनल फ्लक्स है
फ्लक्स के कारण हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस चार्ज आ गया, इंड्यूस ईएमएफ आ गया और इंड्यूस करंट आ गया। ठीक है, अब हम इसी के कारण इसके इंडक्शन के इफेक्ट देखेंगे, एक तो सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, थैंक यू।